आज की क्लास में हम बहुत ही बढ़िया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज क्लास 11th का बीआरएस। और बहुत से लोगों को चैप्टर समझ नहीं आता, ठीक है ना। कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, कुछ थ्योरी होती है, इसको समझना है, ठीक है ना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिसे कहा जाता है, बीआरएस। और ये हमारी बुक का जो अभी नई बुक है इस साल की, उसके अकॉर्डिंग ये 13वां चैप्टर है, ठीक है ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो पहले मैं आपको इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी समझाऊंगा, फिर थोड़े बहुत प्रैक्टिकल कंसेप्ट समझाऊंगा। इस वीडियो में हम एक एक करके जो 4 कंसेप्ट होते हैं, 4 तरीके से हमें समझनी होती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, किसी भी तरीके से आपके पेपर में आ सकती है। तो हर तरीके से एक एक करके हम हर वीडियो में समझेंगे, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए। और बुक बहुत होती है प्रैक्टिस करने के लिए, उससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा आपके पेपर में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं तो बीआरएस की डेफिनेशन क्या है। तो कहता है बीआरएस एक स्टेटमेंट है जिसे प्रिपेयर करा जाता है ताकि हम रिकंसाइल कर सके। रिकंसाइल मतलब दो बैलेंस को मिलाना, ठीक है ना। तो बेटा होता क्या है, मैं आपको बड़े ध्यान से समझा रहा हूँ, थ्योरी समझ लेना आराम से, मैं आपको वैसे ऐसे समझा देता हूँ। आप जब अपना बिजनेस बनाते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आप कैश बुक बनाते हो। और आप कैश बुक के अंदर ही कैश के अगर डबल कॉलम है तो आप एक कैश की ट्रांजैक्शन लिखते हो और एक बैंक की ट्रांजैक्शन लिखते हो, दोनों ट्रांजैक्शन लिखते हो। लेकिन बेटा इसके अलावा आपके पास आपका एक्चुअल में बैंक होता है। मतलब ये वाला बैंक तो आपका कैश बुक में बैंक अकाउंट आप खुद लिख रहे हो, लेकिन एक आपका जो एक्चुअल में अकाउंट जिस बैंक के अंदर खुला हुआ है वो बैंक होता है। और उस बैंक के अंदर आपकी एक पासबुक होती है, और उस पासबुक में आपके एक्चुअल बैलेंस लिखे जाते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या क्या कहानी हो रही है, क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है। मैं ये नहीं बात कर रहा कि क्या डेबिट हो रहा है क्या नहीं क्रेडिट हो रहा है, बस डेबिट और क्रेडिट की चीजें होती रहती हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर आपका कैश बुक के अंदर तो ये बैंक अकाउंट होता है। बहुत से लोग ना इसी चीज को लेकर चैप्टर की स्टार्टिंग से ही कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो हम बना रहे हैं ये क्या चीज है क्या नहीं है ना। एंट्री समझ लेते हैं पर यही नहीं समझते कि करना क्या है भाई, और है क्या, चल क्या रहा है। तो बेस समझना बहुत जरूरी है ना चैप्टर को समझने के लिए। तो अपना ये कैश बुक है, कैश और बैंक अकाउंट है। और बैंक में अपना पासबुक का अपना बैंक की ट्रांजैक्शन होती है। फॉर एग्जांपल मान लो किसी ने आपको चेक दिया आज। अब ये चेक आपने जब लिया, मान लो रमेश ने आपको चेक दिया, रमेश आया आपके पास, आपको बोला भैया लो मुझे आपको पैसे देने थे, ये लो 5,000 रुपए का चेक ले लो। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल मान लो उसने चेक दे दिया 5,000 का, आज है तारीख मान लो 1 अप्रैल। अब मैं इस चेक को बैंक के अंदर मान लो 2 अप्रैल को जमा करा रहा हूँ, ठीक है ना। और 2 अप्रैल को मैं इस चेक को जमा करा रहा हूँ, और फॉर एग्जाम्पल मान लो उसके 2 दिन बाद ये चेक जो है ना मेरे बैंक में प्लस हुआ, यानी कि बैंक में मान लो 4 अप्रैल को ये मेरा पॉजिटिव बैलेंस दिखाएगा। जबकि जब मेरे पास चेक आया होगा तो मुझे ये बात समझनी चाहिए कि मेरे पास जब ये चेक आया तो हम क्या करते हैं, जब भी हम देखो, हम पासबुक में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो बैंक करेगा। हम तो हमारा जो बिजनेस का कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसमें छेड़छाड़ करेंगे। तो हम जिस दिन 1 अप्रैल को पैसा आया होगा, हमने अपनी बैंक कॉलम के अंदर ये लिख दिया होगा कि भैया 5,000 रुपये रमेश से आ गए हैं। या आज से जब लिखा होगा जब हमने इसको बैंक में जमा करा दिया होगा। चलो 1 तारीख को ही मान लेते हैं, 1 तारीख को आप लिख दोगे कि भैया बैंक का पैसा आया। लेकिन बैंक ने एक्चुअल में पैसा कब दिखाया, तो आप कहोगे भैया बैंक ने तो एक्चुअल में पैसा 4 तारीख को प्लस करके दिखाया। और तब तक 3 दिन तक हम धोखे में थे। मान लो अगर मेरा बैंक में ऑलरेडी 20,000 रुपए का बैलेंस था और पासबुक में भी 20,000 ही दिखाएगा, जायज बात है, दोनों में सेम दिखाएगा। अब 1 अप्रैल को तो मैंने इसके अंदर जोड़ लिए 5,000 रुपए, लेकिन बैंक ने तो इसमें 5,000 रुपए 4 अप्रैल को जोड़े, जोड़ेगा वो भी लेकिन लेट जोड़ेगा। लेकिन यार वो पिछले 3 दिन में अगर मैं कभी अपना बैंक अकाउंट या अपना कैश बुक ऐसे चेक करने लग जाऊं तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा कि यार मैंने तो यहाँ कैश लिख रखी है बैंक के अंदर, बैंक के अंदर जो मैंने पैसा लिख रखा है वो 25 लिख रखा है, लेकिन 2 अप्रैल या 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग मेरे पास तो अभी 5,000 की ट्रांजेक्शन हुई नहीं रखी, सिर्फ 20,000 है। कंफ्यूजन ऐसे बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो सकती है। तो उन्हीं मेल मिलाप को मैच करने के लिए, देखने के लिए हमने कोई एरर नहीं करी है, या क्या बैलेंस को किसको कैसे कैसे मैच करना होता है वो समझने के लिए हम बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो देखो क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम कैश बुक को, जो हमारी कैश बुक का बैंक बैलेंस है, इसको पासबुक के बैंक बैलेंस से मैच करने की कोशिश करते हैं। और यही इस पूरे चैप्टर में आपको करना है, बैलेंसिंग। इस तरीके से मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया। मुझे उम्मीद है आपको एक कहानी समझ में आ गई होगी। जो बैलेंसेस का डिफरेंस है ना, उसी वजह से हम बीआरएस प्रिपेयर करते हैं। बेस क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है ना। बाकी जो जो मुझे लगेगी थ्योरेटिकल चीजें हैं मैं थोड़ी बहुत समझाते चलूंगा। अब इसमें आ जाता है भैया पासबुक क्या है। तो बैंक स्टेटमेंट या पासबुक एक ही बात होती है। बैंक में आपका क्या अमाउंट दिखाई दे रहा है,
ठीक है ना, वो सारी चीजें। अच्छा, अब एक और चीज है, मैं आपको थोड़ी समझा देता हूँ कि जैसे मान लो आप अपनी फोन अकाउंट, फोन तो देखो सब यूज करते होंगे, फोन में आपके बैंक में जब भी पैसा प्लस होता है, आपके घर वालों का पैसा प्लस होता होगा, जैसे मान लो 15,000 रुपये प्लस हुआ है, तो आपको बैंक दिखाता है कि 15,000 रुपये क्रेडिट हो गए हैं, या सैलरी क्रेडिट हो गई है, बड़ा सुना होगा मीम वीम या कहीं पे भी कि अरे तेरी सैलरी क्रेडिट हो गई, मेरी सैलरी क्रेडिट हो गई, मतलब आ गई। और पैसा जाता है तो मतलब डेबिट हो गया, है ना। तो इसी चीज को मैं जब समझा रहा हूँ, तो ये अगर हम कैश बुक बनाते हैं, जब हम कैश बुक बनाते हैं, तो कैश बुक में तो हम जब 15,000 रुपये पैसा आता है, मान लो बैंक में आया, तो भैया तो उसको तो हम डेबिट लिखते हैं। लेकिन पासबुक वाला बंदा इसको हमें यूं क्यों लिख के देता है कि 15,000 रुपये क्रेडिट हो गए? वो ऐसा क्यों लिख के दे रहा है? वो क्यों लिख रहा है कि 15,000 क्रेडिट हो गए? वो क्यों नहीं लिख रहा कि 15,000 डेबिट हो गया आपका? देखो बेटा, बैंक की नजर से देखो, बैंक ट्रांजैक्शन लेगा, खुद के लिए लेगा, तो वो डेबिट करेगा ना। वो एक तरीके से किसी को ट्रांजैक्शन दे रहा है तो वो तो क्रेडिट ही करेगा। आपका बैंक अकाउंट प्लस हो रहा है, बैंक का पैसा आ गया, ठीक है, पर है तो आपका पैसा। जब बैंक आपसे चार्ज करता है तो आप क्या करते हो? आप बैंक से पैसा अपनी कैश बुक में लिखते हो कि भैया पैसा कम हो गया, क्रेडिट हो गया। लेकिन बैंक उसी को क्या लिखता होगा अपने पर्सपेक्टिव से? बैंक क्या लिखता होगा? बैंक लिखता होगा, ओए होए, मैंने इस बंदे से बैंक चार्जेस लिए, मेरा फायदा हुआ, मान लो 100 रुपए का। बैंक उसको डेबिट लिखता होगा ना, है कि नहीं? और आपको पता है पासबुक में जब भी पैसा कम होता है तो आपको डेबिट ही दिखाती है, तो देखो बैंक को ही दिखा रहा है। और 15,000 रुपये जब आपका बैंक बैलेंस प्लस हो रहा है, मान लो कभी भी आपको आपकी बैंक आपको इंटरेस्ट दे दे, तो बैंक भी जायज बात है उसका बैलेंस बढ़ाएगा आपकी कैपिटल में, तो 1,000 रुपये क्रेडिट लिखेगा। क्यों? क्योंकि बैंक की नजर से वो क्या हो रहा है कि बैंक की पैसे जेब से पैसा गया, और बैंक के पैसे जेब से जब पैसा जाएगा तो बैंक तो उसे क्रेडिट ही लिखेगा कि मैंने 1,000 रुपये मेरे कस्टमर को दे दिए, उसने मेरे यहाँ पे खाता खोल रखा है। तो उसके नजर से बेटा डेबिट और क्रेडिट अलग होता है, और हमारे नजर से डेबिट और क्रेडिट अलग होता है। चीजें दोनों सेम है, बस सोचने का तरीका अलग है। उसके लिए तो हम एज अ कस्टमर ही है ना। अगर आपका कोई कस्टमर है, उसको आप पैसा दो, उसी कैपिटल उसका पैसा डालो आप उसके बैंक अकाउंट में, तो आप तो यहीं से लिखोगे ना क्रेडिट हो गया, पैसा चला गया यहाँ से, उसका प्लस हो गया, वो अलग चीज है, वो अपना जैसे मर्जी लिखे, लेकिन आप तो ये लिखोगे कि हाँ भाई पैसा गया, उसका प्लस हो गया। ऐसे सेम बैंक करता है। इसकी तो खैर इतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं, बट फिर भी पता होना चाहिए नॉर्मल जनरली ना हमें ये चीजें। अच्छा बेटा, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है ना इस चीज की, कि हम ये बीआरएस बना रहे हैं। तो देखो, पहला कह रहा है कि अगर मान लो कभी कभी कोई एरर हो जाते हैं, तो अगर कैश बुक में या पासबुक में कोई एरर है तो ये पता चल जाते हैं बीआरएस बना के, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि मान लो कभी कभी क्या होता है ना, अनड्यू डिले हो जाता है, ठीक है ना। जब कभी भी चेक क्लियर होता है ना, तो वो रिकंसिलिएशन से हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये वाला चेक जो है ना अभी तक जमा नहीं हुआ, इस चेक को पता लगाओ। जैसे उसमें हुआ कि यार मैंने यहाँ समझाया, मैंने कहा भाई 1 अप्रैल को तो मैं प्लस करके लिखा हूँ, लेकिन 2 अप्रैल को जब मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ तो प्लस हुआ पड़ा है मेरी कैश बुक में, लेकिन मेरा पैसा तो 4 अप्रैल को प्लस होने वाला है ना, मेरे को नहीं पता ना वो कब होगा। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ यहाँ तो यहाँ 20,000 है, यहाँ 25,000 है, फर्क कहाँ आ रहा है? अच्छा ये फर्क आ रहा है कि चेक अभी तक जमा कराया, वो अभी तक बैंक में एक्सेप्ट नहीं हुआ, प्लस नहीं हुआ। तो वो गलतियां पता चल जाती, कोई अनड्यू डिले रह जाता है। तो बाकी और क्या जरूरत पड़ सकती है? एक कहता है रेगुलर रिकंसिलिएशन डिस्करेजेस एम्बेजलमेंट। अगर आप लगातार रिकंसिलिएशन कर रहे हो, चीजों को ठीक कर रहे हो, टाइम टू टाइम बैलेंस पता लगा रहे हो कहाँ ऊपर नीचे, तो जो एम्बेजलमेंट है, जो गड़बड़ी है, वो पता चल जाती है। ठीक है ना, बस ये लिखा हुआ है। बाकी रिकंसिलिएशन मदद करता है आपके डाटास को, एंट्रीज को और एक्यूरेट करने में, और सारी चीजें डाउट्स होते हैं क्लियर हो जाते हैं उससे। ठीक है बेटा, बाकी एक सवाल है कि जो आप देख रहे हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कैश और बैंक के, जैसे हमारी कैश बुक के अंदर हम बैंक का कॉलम लिखते हैं, और बैंक अकाउंट में जो बैंक हमारा पासबुक चला रहा है उसके अंदर हमें पता है दोनों में अलग अलग बैलेंस हो जाता है कभी कभी। तो जो बीआरएस हम बना रहे हैं, इसके कारण क्या है? तो एक तो ये है कि जो बीआरएस में फर्क आ रहा है, ऊंच नीच हो रही है, वो क्यों फर्क आ रहा है? तो एक तो ये डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग एंड रिकॉर्डिंग एंट्रीज, एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हुए जो डिफरेंस आते हैं टाइमिंग के, वो मतलब मैंने तो आज लिख दिया था प्लस 5,000 पे, लेकिन बैंक ने तो 4 दिन बाद लिखा ना, तो डिफरेंस ऑफ टाइम हो गया। या फिर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट
बाय अकाउंट होल्डर, मतलब कभी कभी क्या होता है, आपका बैंक प्लस होना होता है तो आपका बैंक प्लस हो जाता है, लेकिन आप ट्रांजेक्शन नहीं लिखे होते। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी की पेंशन आनी थी, पेंशन प्लस हो गई, बंदे को मैसेज आया या बंदे ने ध्यान नहीं दिया, या फॉर एग्जाम्पल मान लो बैंक ने आपको चार्ज दे दिया या बैंक ने आपसे चार्ज ले लिया, तो बैंक डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर लेगा। आपको हो सकता है आप तो टेक्स्ट मैसेज आ जाते हैं, लेकिन मान लो भी आपको नहीं आया, तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। या बेटा कोई एरर हो जाए, सही में एंट्री आपने सही में गलत कर दी हो तो एक अलग ही प्रॉब्लम है। बाकी जो डिफरेंसेस होते हैं टाइमिंग्स के, वो भी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू करा लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं करा, तो एक एक केस समझेंगे। मान लो टाइम का जैसे डिफरेंस आ रहा है, आप कुछ मत करना, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आप अपनी बुक ओपन करके रखना। बुक में आपको सीक्वेंस वाइज थ्योरेटिकल चीजें समझ में आती जा रही होंगी, बाकी मेरे को सुनना क्या क्या कह रहा हूं मैं। जो एक कहानी के तौर पर चीजें समझ रहे होगे वो बस क्लियर हो रही होंगी। डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग एंड रिकॉर्डिंग एंट्रीज, जो टाइमिंग का डिफरेंस आ रहा है उसका उसका रीजन क्या क्या हो सकता है। जैसे कहता है चेक इशू, बेटा कभी भी चेक इशू की बात आ जाए ना तो समझ जाना कि आपको किसी को पेमेंट करनी थी, तो आपने क्या करा, चेक इशू करा, लेकिन वो पेमेंट के लिए गया ही नहीं है। तो अब देखो दो चीज समझना, ये आपकी कैश बुक है और ये आपकी पासबुक है। जब भी कोई भी क्वेश्चन कराऊंगा ना इसी तरीके से करना, चेक जब इशू कर दोगे कैश बुक में माइनस कर दोगे, लेकिन पासबुक में तो माइनस नहीं होगा। मान लो आपके यहाँ पे 10,000 रुपए का बैलेंस पड़ा था और पासबुक में भी 10,000 का दिखेगा, आपने 2,000 का चेक इशू कर दिया, तो आपने तो तुरंत कैश बुक कितनी दिखा दी होगी, 8,000 की बची हुई दिखा दी होगी, लेकिन अभी तक पासबुक में माइनस ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पैसा हमने लिख दिया लेकिन अभी गया नहीं है। बैंक को बोल दिया कि ये माइनस कर दो हमारा ये वो, चेक वेक इशू कर दिया, लेकिन बैंक अभी अपने फॉर्मेट अपने तरीके से चलेगा, तो बाद में माइनस करेगा। तो अभी तक डिफरेंस आ रहा है 2,000 का, ये बिकॉज ऑफ टाइमिंग। या फिर चेक डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, चेक जमा करा दिया, मतलब अब देखो इसको समझो, कैश बुक और पासबुक, ठीक है ना। ये कैश बुक जो आप बना रहे हो, पासबुक जो बैंक है। आप मान लो 10 रुपए आपके बैंक में थे, इसमें भी दिखा रहा है, आपके पास चेक आया आज, किसने दिया, आपको पेमेंट करी, आप गए बैंक में जाके जमा करा दिए, तो आज तो आप कैश बुक के अंदर लिख दोगे कि भैया देखो मैं गया बैंक में, मैंने 5 रुपए का चेक जमा करा दिया, बैंक प्लस हो गया होगा मेरा। तो कैश बुक में तो आप 15 रुपए लिख चुके होगे, लेकिन बैंक ने तो अभी तक लिखा ही नहीं, बैंक ने तो अभी तक लिखा ही नहीं। बैंक मान लो 2 दिन बाद लिख रहा है, तो 2 दिन तक ये डिफरेंस बना रहेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रही होगी चीज आराम से, ठीक है ना। इसके बाद ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द होल्डर, मतलब आप अकाउंट होल्डर हो, आप कैश बुक बना रहे हो, आपने नहीं लिखा लेकिन पासबुक में एंट्रीज हो गई हैं। जैसे मान लो कभी कभी इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है, देखो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है बेटा, पासबुक की बात हो और इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है मतलब पैसा आ रहा है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। कहीं क्रेडिट करने का मतलब यूं मत समझ लेना कैश बुक के अकॉर्डिंग मैं माइनस करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान रखना यहाँ पर बैंक जो एक्टिविटीज करेगा, देखो इसको रट्टा मार लो इस बात को, बैंक जो भी एक्टिविटीज करेगा उसमें बैंक आपका बैलेंस जब जोड़ेगा तो मतलब क्रेडिट करेगा, और बैंक जब आपका नेगेटिव करेगा मतलब डेबिट कर रहा है। आप कैश बुक के अंदर आप कैश बुक के अंदर जब भी बैंक का कॉलम बनाओगे और आप अगर बैलेंस को प्लस करते दिखाओगे तो आप डेबिट दिखाओगे, माइनस करके दिखाओगे मतलब क्रेडिट करके दिखाओगे, खत्म बात, कुछ भी नहीं है। चले आगे। अब हुआ क्या, इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया बैंक ने, ये अपनी कैश बुक, ये अपनी पासबुक, ठीक है ना। तो हुआ क्या, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, मतलब 10 रुपए थे पहले से ही, बैंक ने 2 रुपए और दे दिए, बोला लो जाओ खुश रहो, और कैश बुक में 2 रुपए हमने लिखे ही नहीं। अब लिखे नहीं तो क्या करें, लिख लेंगे या नहीं लिखेंगे या क्या करेंगे वो बात की बात है, वो बहुत बात की बात है। ये अपनी कैश बुक है, ये अपनी पासबुक है, डिफरेंस आ गया, बैंक ने लिख लिया हमने नहीं लिखा, ये डिफरेंस पढ़ रहा हूँ। होना क्या है बताऊंगा, और होना क्या है ना वो बहुत आसान है, ये सारी चीज समझ रहे होगे तो, ठीक है ना। चलो आगे। कहता है बैंक ने चार्ज कर लिया इंटरेस्ट और बैंक ने उसको काट दिया, बैंक ने लिखा हमने नहीं लिखा, तो भैया उस केस में ये अपनी कैश बुक, ये अपनी पासबुक, 10 रुपए थे, यहाँ भी 10 रुपए थे, बैंक ने 2 रुपए चार्ज कर लिए, 8 रुपए बचे और हमने लिखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, तो फिर डिफरेंस आ गया। चलो आगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट बाय बैंक, कभी कभी क्या होता है बाहर से कोई कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करके रखते हो, तो वहां से डिविडेंड, कंपनी में शेयर डिविडेंड मिल जाता है उसके बदले, या कोई ब्याज, तो क्या होता है कंपनी आपको ब्याज दे देती है, 10 रुपए दोनों तरफ थे, कंपनी आपको डायरेक्ट आपके बैंक में ब्याज डाल दी, 12 रुपए हो गए, लेकिन आपने तो अभी तक कैश बुक में लिखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, डिफरेंस आ गया। या डायरेक्ट कभी कभी पेमेंट कर देती है बैंक, बैंक कभी भी डायरेक्ट पेमेंट आ जाती है बैंक के अंदर, या बैंक कर देता है आपकी डायरेक्ट पेमेंट, कोई आपकी किस्तें विस्तें चुकनी हो तो आप क्या होता है ना डायरेक्ट बैंक से अटैच करा दे, तो चीजें और डायरेक्ट ऑटोमेटिकली पेमेंट कट जाती है। 10 रुपए थे 10 रुपए, मान लो 2 रुपए कम हो गए, या मान लो 2 रुपए जुड़ गए,
12 हो गए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैश बुक में तो कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि हमें पता ही नहीं है, कोई दिक्कत। या फिर कभी कभी डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाता है अकाउंट में, मतलब अकाउंट में डायरेक्ट पैसा प्लस हो गया तो पासबुक में आ जाएगा प्लस, लेकिन हमें तो पता ही नहीं, कैश बुक में नहीं लिखेंगे। या फिर बेटा एक और वर्ड लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है ना, ये वर्ड लिखा आ जाता है डिसऑनर। पॉइंट क्या है ना कि पहले अकाउंट्स में आपका बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का एक खूबसूरत सा चैप्टर आया करता था, ठीक है ना, लेकिन अब नहीं आता, ठीक है ना। डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड, इस कहानी को क्या है ना मुझे समझाना पड़ेगा, बिल डिस्काउंटेड का क्या सीन है, ठीक है ना, बिल डिस्काउंटेड। इस कहानी को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को मजा आए, ठीक है ना, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो कि प्रैक्टिकली चल क्या रहा है। ध्यान से सुनना बेटा। अब ना सीन क्या था कि एक बंदा था, ठीक है, पहले तो ये कैश बुक में बैंक पासबुक में क्या डिफरेंस हो गया तो बात की बात है, पहले केस समझना पड़ेगा, वो तो ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं है कैश बुक पासबुक, लेकिन बिल डिस्काउंटेड समझ में आना चाहिए। कहानी के वे में समझोगे आगे जाके कभी मुश्किल नहीं होगी आपको, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहानी के वे में समझो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्स क्या होते हैं, जैसे कभी किसी को मैं सामान खरीद रहा हूँ, किसी सामान बेच रहा हूँ, मे बी मुझको उस पर ट्रस्ट नहीं है, देगा नहीं देगा, या मैं एक बिल ड्रॉ करा लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं हूँ एक्स, उसने किसी को सामान बेचा तो वो डेटर है, ठीक है ना। या फिर मान लो एक्स है, उसने सामान खरीदा, परचेज करा, तो वो क्रेडिटर है, दोनों केस होते हैं ना। अब मान लो जब एक्स ने सामान बेचा तो उसको डेटर पे शक है या कुछ भी है, तो डेटर ने आके बोला एक काम करो बिल ड्रॉ कर देता हूँ। बिल एक एग्रीमेंट होता है कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितने भी पर्टिकुलर टाइम बाद ये मैंने आपसे सामान खरीदा, इसका पेमेंट मैं इस टाइम बाद कर दूंगा। सेम क्रेडिटर में भी यही केस होता है कि इतने टाइम बाद मैं आपको ये सामान हम दे देंगे जिससे हमने खरीदा उसको दे देंगे, तो एक पर्टिकुलर टाइम बाद ये हमें उसको एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेमेंट करनी पड़ती है। अगर मान लो मैं डेटर हूँ, मतलब मुझे किसी को सामान देना है, मतलब या फिर मान लो मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ, मेरे सामने मेरा डेटर बैठा है, उसको मेरे को सामान देना है, तो मैं किसको कहूंगा, जो भी वो बिल बना के देगा मुझे उसको मैं कहूंगा बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, कल को बिल आएगा ये। और अगर मान लो वो मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब मैं उसका क्रेडिटर हूँ, मुझे उसको पेमेंट करनी है कल को, तो उसके लिए मैं बिल्स पेबल हूँ, मुझे कल को उसको पैसा देना है, उसने मुझे बिल ड्रॉ करके दिया होगा और मैं उसको पर्टिकुलर टाइम बाद पैसा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन इसके बीच में क्या होता है, जैसे मान लो एक बंदा था एक्स, अब एक्स को पता है बिल रिसीवेबल बिन बना रही है, एक डेटर था उससे पैसा लेना था, उस बंदे ने पैसा दिया नहीं, वो बोला मैं तो एक काम करता हूँ बिल ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 महीने बाद पैसा दूंगा 1000 रुपए। उसने कहा 2 महीने बाद पैसा दूंगा, 1000 रुपए का, 1000 रुपए का बिल ड्रॉ हुआ। और भाई 10 दिन बाद मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई, मैंने कहा यार इस तो काम नहीं चल पाएगा, बिल भी ड्रॉ कर लिए, मांग नहीं सकता, 2 महीने बाद ही मांगूंगा। मैं गया बैंक के पास, मैंने कहा बैंक जी मेरी बात सुनो, मुझे ना एक बंदा है डेटर, उससे बिल्स लेने हैं 2 महीने बाद 1000 रुपए के, क्यों ना आप कुछ बातचीत करके मुझे वो पैसा दे दो, 2 महीने बाद तो ये मेरे बैंक में डालेगा तब ले लेना मुझसे। बैंक ने कहा मैं आपको 900 रुपए दूंगा, या मान लो 990 रुपए दूंगा। मैंने कहा क्यों, 1000 रुपए के बदले 990? बोला अभी जल्दी दे रहा हूँ ना मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट दे रहा हूँ ना, हाथों हाथ। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, बैंक ने मेरे से 10 रुपए के चार्जेस काट लिए और 990 रुपए मुझे आज हाथों हाथ प्रोवाइड कर दिए। यानी कि जो बिल्स था ना, मैं बैंक के पास गया और इस बिल को मैंने करा लिया डिस्काउंट, इसी को कहते हैं डिस्काउंट कराना, बिल डिस्काउंटेड। अब मान लो 2 महीने बाद जो भी मेरा बिल्स पेबल होगा, जिसको मुझे पैसा देना होगा, वो बंदा आया होगा मेरे बैंक में, मेरे बैंक में मुझे पैसा दे के गया होगा, उसने बोला होगा ये लो जी ऐसे से पेमेंट करने गया होगा मुझे, ठीक है ना, 2 महीने बाद। तो 2 महीने बाद वो जब पेमेंट करेगा बैंक को, तो बैंक उससे पूरा 1000 रुपये लेगा और बैंक के 10 रुपये मनोरंजन, खुश हो जाएगा वहां पे बैंक। लेकिन बेटा प्रॉब्लम तो जब आ जाएगी ना, जब ये बंदा वहां पैसे जमा कराने गया होगा और वो जब बैंक को पैसा दिया होगा वो चेक फेल हो गया हो या वो पैसा ही ना दे, तो जो बिल मैंने डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड। इस केस में बैंक तो मुझे लपेटेगा, उसे नहीं देखेगा कौन है वो, बैंक छूटते ही मुझसे 990 1000, सोचो पूरे 1000 रुपए मेरे से पैसा मेरे बैंक से काट देगा। अब इस केस को समझो, तो बिल डिस्काउंट करा था वो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया मतलब मान लो 10 रुपए थे, मान लो 2 रुपए का बिल डिसऑनर हुआ, तो बैंक ने छूटते 2 रुपए काट लिए, लेकिन मेरे को तो पता ही नहीं है, ये डिफरेंस आ गया। क्या दिक्कत है बताओ। बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरा, बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। कभी कभी कस्टमर जैसे हम लोग, तो बिल आना होता है, तो बिल आना होता है तो भैया मान लो अभी डिस्काउंट नहीं, नॉर्मल केस है, तो
बैंक पैसा ले लेता है कभी कभी, लाओ लाओ, अच्छा आपको रामू काका को पैसे देने उनके अकाउंट में, लाओ मैं डाल दूं बैंक में, तो बैंक का मतलब डायरेक्ट पैसा जमा करा दिया और मुझे पता ही नहीं है, तो मैं नहीं लिख रहा, तो मैं भूल गया। तो ये डिफरेंसेस आ गए। बाकी बेटा एरर्स वाले डिफरेंसेस भी आते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। एरर्स बेटा कुछ भी नहीं होते, लिखना ही भूल गए। मान लो कि क्या हुआ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो पासबुक में और दोनों में 10 रुपए थे, इसने बैंक में किसी ने मुझे डायरेक्ट पैसे जमा करा दिया और मुझे बोले भाई देखो मैंने ऐसे पैसे जमा करा, मैंने कहा ठीक है ओके ओके ओके, लेकिन मैं लिखना ही भूल गया यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ प्लस कर दिया और बैंक वाला मतलब नहीं लिखा। वैसे तो देखो ये एरर आप बोलोगे भैया ऐसा कैसे, बैंक तो लिख देता है, भाई हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे मान लो मैंने 2 रुपए का चेक ले लिया और बैंक में जमा कराना भूल गया, तो है ना प्रॉब्लम। तो मेरे भाइयों मैं कहना आपको क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एरर्स हो जाती हैं। तो एरर मतलब गलती हो गई, अब वो गलती में तो भैया फिर कुछ भी हो सकता है ना। चलो खैर, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए केसेस। तो बाकी बेटा अब मजा तो पता है कब आता है, ये तो बेसिक थ्योरी, इतना करने के बाद आप ये सोच लो बीआरएस आपका इंप्रूव हो गया है। इंप्रूव क्या, सीख ही लिया आपने, अब बस वो एंट्रियां करनी ना, वो समझानी है, बस फॉर्मेट समझाना है। इस क्लास में मैं आपको सिर्फ कहानियां समझाऊंगा, अगले क्लास में किक करके फॉर्मेट समझाऊंगा। तो मेरा मेन मोटिव ये रहेगा कि मैं आपको सारे केसेस समझा दूं। बेटा कुछ भी नहीं है, केसेस अभी आपको बताऊंगा, आपको कि भैया मजा आ गया, बहुत ही मुश्किल सा चैप्टर लग रहा होगा और इसके बाद आपको यही चैप्टर बहुत ज्यादा आसान लगने को होगा। बेटा ध्यान रखना, इसके होने वाले 4 केस, ठीक है ना। 4 केस कैसे होंगे, मैं सारे आपको केस समझाता हूँ, और करने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, प्लस माइनस बैलेंस, अलग अलग तरीके से आपका टीचर हो सकता है आपको अलग अलग तरीके से चीजों को लिखवाए। तो आपको 4 तरीके बताता हूँ, बहुत बेसिक तरीके हैं, ध्यान से सुनना। ये चारों तरीके मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैश बुक, पासबुक, ठीक है ना। फिर मान लो एक और तरीका, कैश बुक, पासबुक, ठीक है ना। फिर मान लो एक और तरीका, कैश बुक, पासबुक, फिर एक और तरीका, कैश बुक, पासबुक। ऐसे करना नहीं तो वर्क रफ नोट है। बेटा क्या होता है ना, कभी कभी जैसे फर्स्ट केस के ऊपर बात कर रहा हूं, आपको लिख के दे देगा बैलेंस एज पर कैश बुक फलाना ठिकाना कहानी। मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट, पूरा थ्योरी नहीं पढ़ रहा मैं, ऐसे ही बता रहा हूँ। 10 रुपए का बैलेंस, 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 10 रुपए का बैलेंस। एक एंट्री, चारों केस खत्म, कंसेप्ट खत्म, बीआरएस खत्म, बस फॉर्मेट से रह जाएगा समझना। मान लो एक 2 रुपए की एंट्री थी, कुछ भी समझ लो जैसे मर्जी, 2 रुपए की एंट्री थी, मान लो पासबुक में हो गई और कैश बुक में लिखना ही भूल गए। या फिर मान लो 2 रुपए की एंट्री है, कैश बुक में लिख दी और पासबुक में अभी तक लिखी ही नहीं। ये 2 केस, दोनों का मतलब कुछ अलग नहीं है, एक समझोगे दूसरा आप खुद से बताओगे। पहले ये वाला बताता हूँ आपको। अच्छा पासबुक में 2 रुपए प्लस हो गए होंगे ना, हाँ। पासबुक कितना दिखा रहा है, 12 रुपए, लेकिन कैश बुक 10 ही दिखा रहा है। पासबुक कितना दिखा रहा है, 2 रुपए 12, ठीक है ना। पासबुक 2 रुपए 12, ठीक है ना। पासबुक 2 रुपए 12। चारों केस समझेंगे आप। पहला केस आपको पता क्या कहेगा, मैं ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं पढ़ रहा, जब पढ़ूंगा तब बता दूंगा। पहला केस आपको कहेगा कि आपको इसको ठीक करना है, आपको अगर ठीक करना है तो यहाँ कैश बुक में भी 2 रुपए जोड़ दो, ये तो करोगे। लेकिन फिर 4 केस क्यों, क्योंकि सब में 2 रुपए जोड़ने चाहिए। 4 केस बेटा पता क्या है, कंडीशन दे देता है, कहता है कि भैया ये 2 रुपए जो जोड़ रहे हो ना, सही है, कहता है आपको रेक्टिफिकेशन सिर्फ कैश बुक में करनी है। मतलब जो आप ठीक कर रहे हो ना वो सिर्फ कैश बुक में करोगे, पासबुक में आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब इसे ठीक करना है, प्लस 2 कर दो, 12 12, बैलेंस बराबर। बोलो भैया ये कुछ समझ सा नहीं आया, नहीं समझ में आया, ठीक कर दिया आराम से। दूसरा समझो, कहता है आप सिर्फ ठीक कर सकते हो पासबुक में, यू कैन नॉट चेंज द कैश बुक। मतलब कैश बुक में 10 दिखाई दे रहा है, यहाँ तो 12 है, इसमें छेड़खानी कर नहीं सकते, इसमें ही वापस 2 घटा दो, ताकि वापस से क्या हो जाए 10, और इधर भी क्या हो जाए 10, खत्म। बताओ 2 टाइप बन गए कि नहीं बन गए, 2 टाइप। एंट्रियां सेम है, बस तरीका देखो क्या। एक में सिर्फ कैश बुक में छेड़खानी कर सकते थे तो इसलिए 2 जोड़ दिया, अब इसमें कैश बुक में छेड़खानी नहीं कर सकते तो क्या करूं, तो वापस 2 घटा दो, इसके अंदर जोड़ दो, मतलब जुड़े हुए में वापस घटा दो। अब इसमें क्या होगा, ये वाले जो अगले केस बोल रहे भैया, ये अगले दोनों केस के होंगे बेटा, ये ओवरड्राफ्ट के केस होते हैं।
नेगेटिव के केस होते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव के केस होते हैं ये। यहाँ बैंक और पासबुक ऑलरेडी नेगेटिव चली हुई आ रही होती है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, मतलब ओवरड्राफ्ट के केस हैं। ऑलरेडी पासबुक और बैंक में आपका बैलेंस ऑलरेडी नेगेटिव चला हुआ आ रहा होता है, उसमें ठीक ठाक चीजें करनी होती हैं। जैसे हुआ क्या, मान लो 10 रुपए का नेगेटिव बैलेंस था, 20 रुपए का कुछ फायदा हुआ, डायरेक्ट पासबुक में हो गया, तो यहाँ तो डायरेक्ट पासबुक में प्लस 20 रुपए हो गया, बैलेंस आ गया प्लस का 10, क्योंकि 20 में से 10 गए, अब आपका पॉजिटिव बैलेंस बन गया। पॉजिटिव बने चाहे नेगेटिव बने, इट डज नॉट मैटर। ये वाला केस भी बताऊंगा, छोड़ो पहले तीसरा समझा दूं ना। अब इस केस में, या फिर ये वाला केस भी समझ सकते हो, इस केस में मैंने अलग से क्यों बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 10 हो गया। अब आप कैश बुक में छेड़खानी कर सकते हो, तो इधर भी क्या कर दोगे, बेसिक सी बात है, प्लस 10। लेकिन अगर इस केस में आओ, तो आप कहोगे ये इधर भी प्लस 20 हो गया, प्लस 10 हो गया, ठीक है ना, नेगेटिव बैलेंस था। आप कहोगे भैया इसमें तो छेड़खानी कर नहीं सकते, तो वापस -20 कर दो, ताकि वापस से जाके -10 हो जाए। आप बोलोगे भैया ये तो सेम ही बात कह दी मेरे भाई, ये सेम बात तो मैंने कह दी, लेकिन ना जब नेगेटिव पे नेगेटिव बैलेंस आते हैं ना, तब प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। जब नेगेटिव पे नेगेटिव बैलेंस आ जाते हैं तब प्रॉब्लम आ जाती है। मैं सिर्फ आपको अपनी बात समझाना चाह रहा हूँ अपने तरीके से। मुझे पता है आप मेरी वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब मेरे थ्रू ही करने वाले हो कैलकुलेशन, तो मैं आपको अपने तरीके से समझाना चाह रहा हूँ बीआरएस, एक अलग तरीका बना के, ठीक है ना। चलो, अब जैसे मान लो 2 रुपए का और नेगेटिव बढ़ गया, -12, बराबर करने के लिए इधर भी 2 कर दो, -12, कोई दिक्कत नहीं। इस तरफ क्या करोगे, इस तरफ मान लो वही सेम -12, ठीक है ना, लेकिन ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए क्या करोगे, ठीक करने के लिए आपको भैया +2 कर देंगे। अभी तो मैंने बेसिकली बता दिया, पर एक्चुअल में होगा क्या ना, वो चीज आपको जब समझ में आएगी, जब मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, इस वाले टाइप को। अभी तो बेसिकली आपको आसान आसान लग रहा होगा कि अच्छा अच्छा ये केस है, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं एक एक क्वेश्चन दूंगा, थोड़े थोड़े एक एक करके सारे पार्ट क्लियर करेंगे, तब आपको चीजें समझ में आएगी। अब आप अपने मन ही मन सोच लो कि कैश बुक में आपका 2 रुपए जुड़ा है और पासबुक में आपका नहीं जुड़ा, तो कैसे कैसे करोगे। तो ये 2 केस ही पढ़ लो, बस बहुत है। कैश बुक में अगर 2 जुड़ गया होता तो पासबुक में करना है, अगर छेड़खानी पासबुक में कर सकते तो 2 इधर भी जोड़ देते, लेकिन अगर इसमें नहीं कर सकते तो वापस यहीं से घटा देते। बेटा बेसिक बेसिक चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की है यहाँ पे, जहाँ पे आपको एक इंट्रो दिया है, चीजें समझाने की कोशिश करी है, बेसिक थ्योरी कवर करी है। आपको आपके मन में ये वीडियो देख के आइडिया लग गया होगा कि बीआरएस किस बारे में है। अगली क्लास में मैं आपको इसका एक एक बढ़िया तरीके से प्रैक्टिकल पार्ट समझाऊंगा, जहां मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, प्रॉपर फॉर्मेट समझाऊंगा, और फिर आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।